गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। दक्षिणी जो मेसोपोटामिया है उसका शहरीकरण, मंदिर और राजा की जो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण है वो किस प्रकार से हुआ, शहर कैसे बसे। अब शहर कैसे बसे उस चीज की जानकारी ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूं कि शहर तीन तरह के बसे। एक तो ऐसा शहर जो मंदिर के चारों तरफ था, एक ऐसा शहर जो व्यापारिक केंद्रों के रूप में था, और एक था शाही शहर। लोग आए, जुड़ते चले गए, चारों तरफ बस गए, शहर बस गया। फिर हमने देख लिया मंदिर। मंदिर के बारे में देख लिया, एक छोटा सा मंदिर मिला है, देवालय, देवता का स्थान, मूर्तियां मिली है, उर और इनाना के प्रमाण मिले हैं, देवता को क्या क्या चढ़ाया जाता था उस चीज के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में मंदिरों को जीर्णोद्धार किया गया। राजा कैसे बनता था वो चीज मैंने आपको बताई थी। उरुक जो जगह थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। वहां की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी, बट क्या होता था कि कई बार जो फसल होती थी वो प्राकृतिक रूप से या मानवीय कृतियों की वजह से क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। फसल के खराब होने का प्राकृतिक रूप मैंने क्या बताया था कि जब भाई उरुक जो नगर है वो किसके किनारे बसा हुआ है, नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हो सकता है कि नदी के पास पास में खेत बने हुए हैं, नदी में तेज बाढ़ आ गई, बाढ़ का पूरा पानी खेतों में चला गया और वो जो पूरे खेत थे वो पानी से क्या हो गए, लबालब भर गए, जिससे जो खड़ी फसल थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। कई बार ऐसा होता था प्राकृतिक आपदा की जो नहर होती थी या जिसकी जो धाराएं थी वो अपना स्थान बदल लेती थी, अपनी दिशाएं बदल लेती थी, जिसकी वजह से जो खेत में नहर का पानी जाना होता था वो खेत तक पहुंच नहीं पाता था, और सूखे की वजह से जो फसल होती थी वो क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। एक तो ये बता दिया। एक बताती है मानवीय कृतियों के द्वारा भी कई बार फसल खराब हो जाती थी। उसमें दो गांव की मैंने कहानी बताई। क्या बताया कि एक ऊपरी क्षेत्र में लोग रहते थे, एक नीची क्षेत्र में लोग रहते थे। पानी की जो धारा आ रही है ऊपर से, तो ऊपरी क्षेत्र वाले जो लोग क्या करते थे, पानी की धारा को अपनी ओर मोड़ लेते थे, तो ज्यादा से ज्यादा पानी वो ले लेते थे खेत में, अपने खेतों में। नीचे तक खेतों में पानी नहीं आता था, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती थी। तो कई बार यहाँ के जो लोग थे ऊपर वाले, हो सकता है आलसी होते होंगे, आलसी, इसीलिए जो धारा के बीच में जो नहर बनकर जो नदी बहकर आ रही है उसमें मिट्टी की गाद जम जाती थी, उस गाद को वो क्या करते थे, हटाते नहीं थे, और नहीं हटाने की वजह से या गाद की रुकावट की वजह से जो पानी है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता था। फिर क्या करते थे, ये नीचे वाले लोग ऊपर वाले से क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, विवाद करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था। हर गांव का अपना एक क्या होता था, मुखिया, वो उसका नेतृत्व करता था, और जो जीत जाता था मुखिया तो हारने वालों की वो क्या कर लेते थे, संपत्ति लूट लेते थे और उनको आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। ये प्रोसेस चलता रहा। इसके बाद में क्या बताया कि इस प्रोसेस के बाद में अब उन्होंने सोचा कि हम लड़ रहे, झगड़ रहे, नुकसान हो रहा है, जनता का कल्याण नहीं हो रहा है, तो अब हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अब जैसे भी लूटपाट होती, कुछ भी करते तो वो आपस में नहीं बांटते पैसा, वो क्या करते, जनता के कल्याण के लिए लगा देते। या फिर उस समय एक इमारत होती थी मंदिर, उस मंदिर का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखते थे वो, तो मंदिरों को क्या कर दिया उन्होंने, वापस पुनर्निर्माण करना उसका प्रारंभ कर दिया। और जो सरदार होता था, कहने का मतलब जो मुखिया होता था किसी गांव का, वो बदलता रहता था, कभी कौन है कभी कौन है, फिर वो वहां से चला जाता था, फिर कोई दूसरा आ जाता था, तो इस प्रकार का वहां से प्रोसेस चलता रहा। अब जब कल्याण की बात हुई, मानव के विकास की बात हुई, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आने लग गया कि क्यों ना हम जनता के कल्याण के साथ साथ एक जगह रहे, सुरक्षित रहे। तो उनके दिमाग में ये चीज आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम एक जगह रहेंगे, भाई पहले क्या था, ढानियां बनी हुई थी, कोई कहां रह रहा है, कोई कहां रह रहा है, कोई कहां रह रहा है, तो उनके दिमाग में क्या आया कि हम बटे हुए हैं, कल को हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर देता है, कोई हमला हो जाता है, तो हम तुरंत प्रभाव से एकत्रित नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा। कोशिश करें कि हम एक जगह रहे,
ताकि आह्वान होने पर या बुलावा होने पर सारी सेना एक जगह इकट्ठी हो जाए। तो ये उनके दिमाग में आने लग गया और वो फिर अब क्या हो गए, एक जगह आकर रहने लग गए। गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। क्यों हो गए तबाह? क्योंकि गांव को छोड़कर लोग किसकी ओर जाने लग गए, शहरों की ओर, कस्बों की ओर जाने लग गए। गांव का बिल्कुल अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब शहरों में या कस्बों में लोग आके बसने लग गए या बस गए, तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, जिस एरिया में वो रहते थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपनी सुरक्षा का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के चारों ओर मोटी दीवार का निर्माण करवा दिया। और मोटी दीवार का निर्माण करवाने के पीछे का उद्देश्य क्या था कि बाहरी जो आक्रमण हो उनसे हमारी क्या हो, सुरक्षा हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सर एक साथ क्यों रहने लगे? हाँ, एक साथ का बता दिया मैंने कि जब पता है कि आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है। अब एक चीज बताइए, आपका परिवार है, आप अपने परिवार को एक जगह रखते हैं, कोई भी मुसीबत आती है तो सारा परिवार एकजुट होकर उस मुसीबत से छुटकारा पा लेता है, ठीक है। अगर आपके ही परिवार में एक जना यहाँ रह रहा है, कोई दूर रह रहा है, कोई दूर रह रहा है, कभी कोई परिवार पे संकट आए तो उनको आने में टाइम लगेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा जल्दी से। और परिवार अगर एक जगह रुका हुआ है तो कोई भी समस्या, इस संकट आया, सब मिलकर उसका क्या करेंगे, सामना कर लेंगे। तो पहले अलग अलग रहते थे, तब मुखिया ने क्या सोचा कि यार हम ऐसा नहीं करेंगे, कल को कोई आक्रमण कर दे, हमारी सेना इकट्ठी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई कहां से आएगा, कोई कहां से आएगा। तो उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना हम सब एक जगह आकर ही बस जाए। तो वो एक जगह आकर क्या हो गए, बसने लग गए। इस प्रकार से भी क्या हुआ कि जो नगर थे वो बसना प्रारंभ हो गए। तो एक जगह होने का ये लॉजिक था। अब बताइए, समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, अब मिट्टी की जो दीवारें थी वो बना दी। ये क्या करते थे, जैसे किसी से युद्ध लड़ लिया, युद्ध लड़ने के बाद में जिसको हरा दिया उसके कुछ लोगों को क्या कर लेते थे, ये बंदी बना लेते थे, और बंदी बना लेकर अपने पास रखते थे, और उन बंदियों को अपने दास के रूप में काम में लेते थे। चाहे वो खेत में काम करे या अपने यहाँ पर घर में काम करे, या कह सकते हैं कि जैसे उस समय मंदिरों का निर्माण चल रहा था, तो ये कह सकते हैं कि जो भी दास या मजदूर जिनको बंदी बना लिया उनसे क्या करवाते थे, मंदिरों के निर्माण का कार्य करवाते थे। एक चीज हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि उरुप नगर में सबसे ज्यादा अगर निर्माण या कुछ काम हुआ है तो वो किसका हुआ है, मंदिरों के निर्माण का काम हुआ है, ठीक है। अब बंदी बना लिया, मंदिरों के काम में लगा दिया। जरूरी नहीं है कि उनके काम के बदले में उनको वेतन दिया जाता था, नहीं, उनको उनके काम के बदले में क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था, उनको उनके काम के बदले में खाना दिया जाता था, या फिर ये कह सकते हैं कि अनाज, कपड़ा, तेल, कई ऐसी चीजें थी जो उनको दी जाती थी, क्योंकि बंदी बन गए, दास बन गए, और अब मंदिर का काम करना है। और ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी सुविधा थी नहीं कि भाई उसका यूज करके अपन मंदिर जल्दी से बनवा ले, तो उसमें टाइम लगता था, ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी, ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी। इसलिए क्या करते थे, जिस भी जगह को हरा दिया, हराकर उस जगह के लोगों को क्या बना लेते थे, ये बंदी या अपना दास बना लेते थे, ठीक है। और फिर इनको मंदिर बनाने के काम में लेते थे। ये कहते थे कि ये एक अंदाजा लगाया गया है कि एक अनुमान है कि एक मंदिर को बनाने के लिए, यानी लगभग एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमी 5 वर्ष और प्रतिदिन 10 घंटे, यानी एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमी अगर है और वो 5 साल तक रोजाना 10 घंटे तक काम करेंगे तो उस मंदिर का निर्माण कंप्लीट होगा। फिर अब जो शासक होता था, यहां पर जो शासक होता था, इसके हुक्म से ही, यानी शासक के हुक्म से ही यहाँ के जो लोग थे, आम लोग जो बंदी बना लिए, ये जो काम कर रहे हैं, वो क्या काम करते थे, पत्थर खोदने का, पत्थर खोदना, धातु लाना,
यानी कि जो आम लोग होते थे वो शासक के निर्देशन से पत्थर खोदते थे, धातु खनिज लाते थे, उसके बाद में मिट्टी से ईंटें बनाकर मंदिर में लगाना, मिट्टी से ईंटें बनाकर मंदिर में लगाना, ये इस प्रकार की क्या करवाते थे, इनसे कार्य करवाते थे। भाई जैसे कोई पत्थर निकाल रहा है, कोई मिट्टी से ईंटें बना रहा है, मंदिर का निर्माण करवा रहा है। और कहने का मतलब उनका एक ही मोटिव था कि जो मंदिर बनेगा वो क्या बनेगा, सुंदर। क्योंकि एक कहानी मैंने आपको एन मरकर की बताई थी कि एन मरकर ने अपने मंदिर को सुधारने के लिए कौन सा पत्थर मंगवाया था, कौन सा पत्थर मंगवाया था, बेटा कौन सा पत्थर मंगवाया था एन मरकर ने अरट्टा से, बेटा कौन सा पत्थर मंगाया था, है लाजवर्द का पत्थर। कहा था ना कि रत्न मणि और लाजवर्द का पत्थर लेके आओ, तब हम इस मंदिर का क्या करेंगे, सौंदर्यकरण करेंगे, इस मंदिर को क्या बनाएंगे, अपन सुंदर बनाएंगे। आप याद नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जो नई नई तकनीक थी उसका भी विकास होता गया। नई तकनीक में अब क्या हो गया, जो कांसे के जो औजार थे वो बनने लग गए। नई तकनीक में कांसे के औजार, यानी कि नई तकनीक आई और नई तकनीक से क्या हो गया, कांसे के औजार बनना प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब यहां के जो लोग थे वो ईंटों के खंबे, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो ईंटों के खंबे भी बनाना सीख गए थे। क्योंकि बड़ी छत होती थी, उस छत को रोकने के लिए, सपोर्ट देने के लिए नीचे कुछ चाहिए, खंबा। तो पहले इतना नहीं था, किसी न किसी चीज से वो रोक देते थे। लकड़ी है, लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती थी कि उसको रोक ले जाना। तो अब इन्होंने नई तकनीक अपनाई और नई तकनीक के तहत ईंटों के इन्होंने क्या बना लिए, खंबे। और जो लंबी छत होती थी उस छतों के बोझ को संभालने के लिए ये इस खंभों का, ईंट के खंभों का क्या करने लग गए, प्रयोग करने लग गए। और इस समय ये माने भाई पहले जैसे लकड़ी का प्रयोग करते होंगे खंभों की तरह, तो हो सकता था कि उस समय लकड़ियां नहीं मिलती थी इतनी मजबूत कि वो छत के वजन को रोक सके। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, जो ईंटों के जो खंभे थे वो बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। फिर ये काम, लोगों का बंटवारा देखो, काम कि कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं। कोई पत्थर खोद रहा है, कोई धातु ला रहा है, कोई मिट्टी की ईंटें बना रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई कांसे के औजार बना रहा है, कोई ईंट के खंबे बना रहा है। तो फिर नई नई तकनीक आती चली गई। और नई नई तकनीक से क्या है, अब चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने लगे, डिजाइन, त्रिकोण। चिकनी मिट्टी के त्रिकोण बनाकर मकान में सजाने के लिए या मंदिरों में सजाने के लिए ये क्या करने लग गए, उन त्रिकोणों को लगाने लग गए। और इन त्रिकोणों में क्या हो गया, अलग अलग रंग। यानी कि आप मकान की साज सज्जा करते हैं, सजाते हैं, आप किसी भी कोई चित्र बनाते हैं, तो उस चित्र को बनाने के लिए वो खूबसूरत कब लगेगा, जब आप उसमें क्या कर देंगे, पेंट या कलर कर देंगे। तो उस समय चिकनी मिट्टी के त्रिकोण यानी शंकु बना लेते थे और उन्हें मकान के ऊपर लगा देते थे और उनको क्या कर देते, अलग अलग रंगों से रंग देते थे, या फिर उनको मंदिर की दीवारों पर लगा देते थे। ताकि जैसे ये मंदिर की दीवार है, इसके ऊपर कोई चीज डिजाइन बना के लगा दी, इसको कलर कर दिया, ठीक है। इसको कलर करने के पश्चात जब आप मकान को डिजाइन करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो उससे क्या है, क्या नजर आएगा, वो मंदिर क्या है, बहुत खूबसूरत नजर आएगा, सुंदर नजर आएगा। ये चीज देखना आप, ठीक है। तो ये क्या करते थे, चिकनी मिट्टी के त्रिकोण, कुछ लोगों को किस काम में लगा दिया कि भाई आप चिकनी मिट्टी के त्रिकोण बनाओ, शंकु बनाओ, ठीक है, कोई ईंट बनाओ,
कोई औजार बनाओ। तो इस प्रकार से हर लोगों को क्या कर दिया, अलग अलग कार्य दे दिया गया। और सबसे मेन जो मोटिव यही था कि मंदिरों को क्या बनाना था, सुंदर बनाना था। समझ में आ गया बेटा? सर रंग कहाँ से आ गई? हाँ, रंग कहाँ से आई? आवाज नहीं आ रही रंग कहाँ से आई? बेटा। रंग जैसे क्या होता है, देखो रंग क्या होता है मैं आपको समझाऊं। एक मटमेला रंग है, मिट्टी का रंग जानते हैं आप? मिट्टी का रंग या पत्तों को रगड़ के हरा रंग डाल दिया या अन्य कोई कलर डाल दिया, उनकी नजर में जो रंग दिखता था कि यार जैसे ये साधारण दीवार दिख रही है मेरे को, अब इसमें अगर मैं किसी चीज को छाप दूं तो उसका रंग अलग हो जाएगा, फिर इसके विपरीत अलग अलग किसी चीज को छाप दूं उसका रंग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के रंग होते थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हो चुका था। तो जब लेखन कला आ गई तो सीधी सी बात है रंग भी आ जाएंगे। कौन सी गुफा थी जिसमें चित्र देखे थे? हैं? फर्स्ट चैप्टर में बेटा, आल्टामीरा। आल्टामीरा नहीं पढ़ा था? स्पेन आल्टामीरा की जो गुफाएं हैं, चित्र बने हुए थे दीवारों पर, वो कलर किए हुए थे मिट्टी की लेई से, वो कैसे हो गए? तो ये तो अपन 3000 ईसा पूर्व पहले की बात कर रहे हैं, वहां तक तो कलर आ गया होगा, या फिर अन्य किसी रंग को देखकर वो चीज रंग समझते होंगे जिससे वो छाप देते थे उस कलर को। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई क्या दिया गया था, कार्य दिया गया था। और मूर्ति कला का विकास भी हो चुका था। मूर्ति कला, भाई मूर्ति कला हो गई। मंदिरों में देखा कि भगवान की मूर्ति है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उरुक नगर में या दक्षिणी मेसोपोटामिया में मूर्ति कला का भी क्या हो गया था, विकास हो गया था। ठीक है। फिर भाई मूर्ति बनाने के लिए क्या करते थे, विशेष प्रकार का जो पत्थर होता था उसको आयातित करते थे। आयातित, क्योंकि जो मूर्ति बनती थी पहले मिट्टी से बनती होगी, फिर मिट्टी के बाद में किसकी बनने लग गई, पत्थर की बनने लग गई। तो मंदिरों का निर्माण करना है, अच्छी मूर्ति बनानी है, तो ये क्या करते थे, अच्छी मूर्ति बनाने के लिए अच्छा पत्थर बाहर से आयात करवाते थे। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति कला है उसका विकास भी हो गया था। आगे चले। यस फिर देखो ये चलता रहा, तकनीकी में विकास होता रहा। एक नई युगांतरिकारी घटना क्या हुई कि कुम्हार की चाक का आविष्कार हो गया। कुम्हार के चाक, चाक जानते हैं क्या होता है बेटा? चाक क्या होता है? नो सर। चाक क्या होता है बेटा? कभी देखा है कुम्हार को बर्तन बनाते हुए? नो सर। नहीं देखा? यस सर। कहां पे बनाता है वो बर्तन, किसके ऊपर बनाता है? देखो कुम्हार का चाक होता है जिस के ऊपर कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो चाक होता है। चाक होता है ऐसे गोलाकार, ये चाक है, और इसको ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है ना, देखा गया बर्तन बनाते कभी? ये घूमता Yes, रहता है, ये बीच में मिट्टी रहती है, चिकनी मिट्टी, उसको आकार देता रहता है, यहाँ पर बर्तन बनते रहते हैं। तो पहले जो बर्तन बनते थे वो हाथों से बनते थे, और नई क्रांति क्या हुई उस समय कि अब कुम्हार के चाक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। या कुम्हार के चाक का निर्माण होने से क्या हुआ कि एक साथ बड़े पैमाने पर नए नए या दर्जन एक जैसे बर्तन बनने लग गए। एक तो किसी चीज को देखो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं हाथों से, भाई किसी कपड़े को सिलना है हाथ से, एक तो वो होता है, और एक होता है उन्हीं कपड़ों को मशीन से सिले। जल्दी किसमें होगा काम? मशीन से। ज्यादा किसमें होगा? मशीन। सीधी सी बात है। तो पहले जो बर्तन बनाता था व्यक्ति वो किससे बनाता था? हाथों से। पता नहीं कैसे जुड़ेगा, कैसे बनेगा,
कोई आकृति भी सही नहीं होती थी, टूट जाता था, जॉइंट हो जाते थे बीच में। लेकिन सॉरी, खुमार का चाक होने के बाद में जो एक जैसे बर्तन बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगे, दर्जन दर्जन बनने लग गए। पहले तो हाथों से एक बनाएगा, मेहनत करेगा, क्या करेगा, अब चाक से क्या है, दर्जनों बर्तन वो बनाने लग गया। यानी कहने का मतलब इस टॉपिक में हमने ये चीज देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से अलग अलग कार्य किए होते थे। अलग व्यक्ति क्या क्या कार्य करता था, कोई ईंटें बना रहा है, कोई खंबे बना रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई मूर्ति कला के ऊपर ध्यान दे रहा है, कोई कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई आवागमन का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब उस समय हर व्यक्ति अपने आधार पर कोई ना कोई कार्य करता रहता था, या प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करवाया जाता था। एक शब्द है यहां पर स्टेल, आपकी किताब में एक शब्द बेटा स्टेल, स्टेल। अब स्टेल का मतलब एक प्रकार से अभिलेख से है, स्टेल भी एक प्रकार का क्या है, अभिलेख। यानी कि स्टेल का मतलब है पत्थर के ऐसे अभिलेख, स्टेल का मतलब है पत्थर के ऐसे अभिलेख जिन पर अभिलेख उत्तीर्ण होते हैं। पत्थर के ऐसे शिलापट, सॉरी शिलापट बेटा, पत्थर के शिलापट जिनके ऊपर क्या होते हैं, अभिलेख उत्तीर्ण होते हैं, स्टेल कहलाते हैं। स्टेल क्या है, पत्थर का एक शिलापट, शिला, पत्थर की शिला देखी हुई है आपने, चट्टान, शिला, तो स्टेल कहते हैं उसको, कि पत्थर की शिला, स्टेल। पत्थर की शिला है ये, ऐसे ये पत्थर की शिला है। अब ये क्या है, शिलापट है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो अभिलेख लिखे होते थे वो किसके ऊपर, पत्थर के ऊपर या कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण होते थे। अभिलेख क्या है, वे चीज जो किसी धातु के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर या कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण किए हुए हो, उत्कीर्ण यानी खोद के। तो स्टेल क्या है, स्टेल का मतलब यह है कि पत्थर के शिलापट, यानी पत्थर का शिला, एक प्रकार से शिलापट, जिसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, अभिलेख, क्या कहलाता है, स्टेल कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा, आगे चले। सर एक बार स्टेल वापस से बताओ। स्टेल, स्टेल का मतलब यह है कि पत्थर के वे शिलापट, स्टेल। क्योंकि मैं आपको चीज बताता हूं कि उस समय क्या होता था कि कोई भी घटना घटित होती थी ना, तो वो कई घटनाओं को बड़ी शिला के ऊपर छाप देते थे। जैसे जानवर का चित्र बना दिया, आपकी किताब में एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देखना, किताब है क्या आपके पास अभी? यस सर। उस किताब में देखिए, एक चित्र देखिए, स्टेल का एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है लकड़ी भाला लेकर। 3 या 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऐसे बंधे हुए लग रहे हैं, भाई बंधे हुए हैं, और एक व्यक्ति हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है। यस सर। तो वो चीज है, वो एक पत्थर के ऊपर इस चीज को उत्कीर्ण किया गया है, जो इस चीज को दर्शाता है कि जो खड़ा है व्यक्ति वो तो मुखिया है, विजेता, और जो बंधे हुए हैं वो इसके दास या बंदी, जिनको बंदी बनाकर लेकर आ गए। और जो हाथ जोड़ के खड़ा है वो ये कहना चाहता है, वो अपनी गलती की माफी चाहता है या अपने लिए क्षमादान मांग रहा है। इस प्रकार के इस चित्र को दिखाया गया है, स्टेल। तो स्टेल क्या है कि पत्थर के वे शिलापट जिनके ऊपर शिलालेख उत्कीर्ण होते हैं। बेटा उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है, खोद कर लिखे हुए। शाबाश, खोद के लिखे गए। जैसे ये चीज है, ये सामने, क्या ये अभिलेख है? हाँ बेटा, यस सर। ये सामने जो लिखा हुआ है वो अभिलेख है क्या? नो सर। क्यों? एक्सप्लेन। क्योंकि ये पत्थर अभिलेख तो चट्टानों पे लिखे जाते थे।
मैंने एक चीज कही थी, अभिलेख क्या है? कठोर पत्थर, कठोर सतह, कोई भी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जिनके ऊपर कोई लेख उत्कीर्ण किया गया हो, खोदकर उत्कीर्ण किया गया हो, उत्कीर्ण, वो क्या कहलाता है? अभिलेख। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो सामने लिखी हुई चीज है वो अभिलेख में अपन गिन सकते हैं क्या? नो सर, वाई? हाँ सर। क्योंकि ये खोद कर लिखी हुई नहीं है, ना ही पत्थर पर लिखी नहीं, हुई। पत्थर, ये मान लीजिए कठोर सतह है, मजबूत है, बट मैंने क्या बताया कि अभिलेख उत्कीर्ण किया हुआ रहता है, खोद कर लिखा गया होता है। ये याद रखेंगे आप जब 12th में जाएंगे ना, तो अभिलेख के बारे में बताया, खूब जानकारी अभिलेख के बारे में। लेकिन अभी समझ लीजिए आप कि अभिलेख क्या होता है? जो किसी धातु या पत्थर या कठोर सतह के ऊपर खोद कर उत्कीर्ण किया गया हो, लिखा गया हो। जैसे आप कहीं घूमने गए हो, ऐसे स्थान पर हिस्टोरिकल पैलेस, कोई भी ऐतिहासिक स्थल, वहां पे आप जाएंगे तो एक पत्थर लगा हुआ रहता है बड़ा सा, उस पत्थर के ऊपर उस जगह की जानकारी लिखी रहती है। तो एक जानकारी तो ऐसी होती है कि जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि साहब ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ और उसका इतिहास, एक चीज तो ये हो गई, ये लिखा हुआ है विजय स्तंभ, ठीक है। और इसी चीज को, विजय स्तंभ को मैं यहां पर खोद के लिख दूं, खोद के बिल्कुल खड्डा कर करके लिख दूं विजय स्तंभ, तो इनमें से अभिलेख कौन सा हुआ? जो खोद कर लिखा हो गया है। खोद के लिखा हुआ है, तो ये चीज होती है अभिलेख। ऐसी जगह, ऐसा लेख जो खोद कर उत्कीर्ण किया गया हो, किसी पत्थर के ऊपर, किसी कठोर सतह के ऊपर, धातु के ऊपर या किसी बर्तन के ऊपर, ठीक है। यस। अब खुदाई में बहुत सी चीजें मिलती है, मोहरें मिल गई, आभूषण मिल गई। जो वहां पर मोहरें मिलती थी, उन मोहरों की क्या खासियत होती थी? जिन पर कई प्रकार के चिन्ह बने हुए रहते थे, चिन्ह, यानी कि जो मोहर होती थी उनके ऊपर कई प्रकार की क्या बने हुए रहते थे? चिन्ह बने हुए रहते थे, ठीक है। और जो मोहरें होती थी वो होती थी बेलनाकार, जो बेलन का आकार होती थी, ऐसे इस प्रकार की मोहरें होती थी, इस प्रकार की बेलनाकार, ये बेलनाकार है। यानी कि उस समय जो मेसोपोटामिया में मोहरें होती थी उसका आकार क्या होता था? बेलनाकार मोहरें पाई गई है, जिसके बीच में क्या होता था? आर पार छेद होता था। ये यानी जो मोहरें होती थी वो बेलनाकार आकार में होती थी, और इसके आर पार बीच में क्या होता था? छेद होता था, जिसमें तिल्ली लगाकर मिट्टी की गीली सतह पर इसको क्या किया जाता था? घुमाया जाता था। यानी जो मोहर होती थी वो बेलनाकार होती थी, इस मोहर के बीच में क्या होता था? छेद होता था, जिसमें क्या लगा दिया? तिल्ली, और तिल्ली को जो गीली मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता था? घुमा दिया जाता था। अब जब घुमा दिया तो उससे क्या बन गया? इस मोहर के ऊपर जो चित्र था वो इस मिट्टी के ऊपर चित्र बन गया। अब आपको एक उदाहरण बताऊं, बरसात में आपने कभी देखा है, किया भी होगा आपने, बरसात आती है, मिट्टी गीली हो जाती है। अब इस गीली मिट्टी के ऊपर आप कोई भी चीज छाप दीजिए, वो आकृति आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, आप ट्राई कीजिए, गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, उस चिकनी मिट्टी के ऊपर उस सिक्के को डाल दीजिए आप, तो जो हिस्सा मिट्टी के टच हो रहा है उसका चित्र उसके ऊपर छपेगा कि नहीं छपेगा? छपेगा। तो ये लोग क्या करते थे? छपेगा। चित्र छापने के लिए क्या करते थे? यही चीज करते थे कि जैसे कोई भी चित्र की मोहर है, अब उस चित्र की मोहर को छापना है अपने को, तो वो क्या करते थे? गीली मिट्टी के ऊपर इस बेलनाकार मोहर को क्या कर देते थे? चला देते थे। जैसे चला दिया मैंने, ये चला दिया। अब जो इस पेन के ऊपर चित्र बना हुआ है, इस मोहर के ऊपर जो चित्र बना हुआ है,
वो इस गीली मिट्टी के ऊपर क्या हो जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, यानी कभी कभी तो क्या थे, इसके ऊपर चित्र होते थे बेलनाकार मोहरों के ऊपर, या कभी कभी किसी प्रकार की कोई भी डिजाइन हो जाती थी, या फिर हो जाते थे लेख। लेख यानी कभी कभी तो मोहरों के ऊपर क्या देखे गए हैं, चित्र, और किस प्रकार से छापते थे वो मैंने आपको बता दिया बेटा, कि मिट्टी की गीली सतह है, उसके ऊपर उस बेलनाकार मोहर को क्या कर दिया जाता था, तिल्ली की सहायता से चला दिया जाता था। जो मोहर के पीछे का जो चित्र होता था वो क्या है, गीली मिट्टी के ऊपर बन जाता था। एक तो ये हो गया। और ये क्या करते थे, कुछ मोहरों पे क्या है, लेख लिख देते थे, और इस लेख को भी उसके ऊपर चला देते थे। अब लेख में क्या है, लेख में क्या लिखते होंगे, जैसे मालिक का नाम, मालिक का नाम, जैसे मैंने कोई चीज का नाम लिख दिया। अपने प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस में कोई भी नाम छाप देते हैं अपन, वो डाई बना लेते हैं नाम की और उसको छापते रहते हैं कागज के ऊपर, जैसे अपनी किताबें छपती है वो ऐसे ही तो छपती है। तो उस समय भी देखो किस प्रकार का करते थे, कि जो होती थी उसके ऊपर मालिक का नाम लिख देते थे, और मालिक के नाम को लेकर इस गीली मिट्टी के ऊपर क्या कर देते, उसको फेर देते थे। ठीक है, मालिक का नाम हो गया, या किसी देवता का नाम हो गया, देवता मतलब इष्ट देवता, इष्ट देव जिसको सबसे ज्यादा पूजते हैं या मानते हैं, तो इस प्रकार के देवता का नाम भी हो सकता था, इष्ट देव का। ठीक है, और उसका पद, कि यानी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की मोहर बनाता था वो क्या करता था, अपना नाम डाल सकता था उसके ऊपर, अपने भगवान का नाम डाल सकता था, या जिस पद के ऊपर वो है उस पद को भी उस मोहर पे डालकर चिकनी मिट्टी या गीली मिट्टी के ऊपर क्या कर देते, वो चला देते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। पर सर छापते क्यों थे ये? छापते क्यों थे, यस हाँ क्यों छापते थे मैं बता दूं। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, जैसे मेरे को कोई चीज भेजनी है किसी को, उसकी गारंटी क्या है कि वो चीज सुरक्षित वहां पहुंच गई, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। तो वो क्या करते थे, लीप देते थे ना, मैंने बताया था। तो वो क्या करते थे, जैसे मिट्टी का कोई पोट है, मिट्टी की कोई एक गठरी है, गांठ, मिट्टी की गांठ है, तो ये जो मिट्टी की गठरी कपड़े की जो है, ये कपड़े की गठरी है, ये कपड़े की गठरी है। इस कपड़े की गठरी के ऊपर क्या कर देंगे, ये चिकनी मिट्टी का लेप कर देंगे, और इस चिकनी मिट्टी का लेप करने के बाद में ये क्या करेंगे, जो लिखावट वाली जो मोहर है उस मोहर को क्या करेंगे, इस गठरी या इसके मुंह के ऊपर क्या है, चला देंगे, मोहर घुमा देते हैं, जिसके ऊपर जो लिखी हुई चीज है मोहर के ऊपर वो मिट्टी की सतह पर छप जाती है। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि कपड़े की गठरी है, कपड़े की गठरी का जो मुंह होता है या फिर जो पूरी कपड़े की गठरी है उसके ऊपर क्या कर दिया, मिट्टी का लेप कर दिया, चिकनी मिट्टी का, और जो मोहर है उसके ऊपर चाहे नाम है या चित्र है उसके ऊपर उसको छाप दिया, जिससे पता लग जाएगा कि ये जो सामान है उक्त व्यक्ति के पास जा रहा है और उक्त व्यक्ति ने ये सामान उसके लिए भेजा है। यानी जो लिखावट होती है वो किसके ऊपर आ जाएगी, इस कपड़े की गठरी के ऊपर आ जाएगी। और जब मोहर लगी हुई है तो वो किसका प्रमाण है, सुरक्षा का। जैसे आपके यहाँ पर कोई पार्सल आता है, पार्सल पैक होके आता है, टेप लग के बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से आता है ना, हल्का सा आपको पता लग जाएगा कि यार कारस्तानी की हुई है, टेप हटी हुई, तो आप तुरंत पहचान जाओगे, और यार इसको तो खोला हुआ है, इसमें तो कारस्तानी की हुई है, तो खोला हुआ है, ये तो मैं लूंगा नहीं। तो ये प्रमाणिकता कैसे हो, वो क्या करते थे कि किसी गठरी के ऊपर मिट्टी का लेप करके उसके ऊपर वो मोहर छाप देते थे। अब कोई व्यक्ति उसको खोलेगा तो वो मोहर हट जाएगी, मिट्टी की है, हट जाएगी, और तुरंत पता चल जाएगा कि इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ठीक है, तो वो एक प्रकार की सुरक्षा का प्रमाण है कि अगर वो सुरक्षित, जैसे मुझे किसी ने भेजा कुछ और उसके ऊपर उसका नाम है, उक्त नाम है, वो सील चिपकी हुई है, अगर फटी हुई नजर आ गई मुझे कहीं से तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। फटी हुई नजर नहीं आएगी, सुरक्षित आएगी,
तो मैं मान लूंगा कि इस सामान के साथ या इस गठरी के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो यानी कि कहने का मतलब इस प्रकार की, ये जो हम मोहरों की बात कर रहे हैं बेलनाकार, इस प्रकार की कई प्रकार की जो मोहरें हैं वो आपके मेसोपोटामिया से मिली है। बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब लंबी साइज में, लंबी साइज में मिलती है। अधिकतर अपन तो मोहरें क्या समझते हैं, गोल होती होगी मोहर, गोल, लेकिन उस समय अधिकतर जो मोहरें मिली है वो बेलनाकार आकार की मिली है। बेलनाकार, बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो किस काम में आती थी, छापने के काम में आती थी। अब मोहरों के ऊपर क्या होता था, और एक चीज मैंने बता दिया कि मोहरों के ऊपर कोई चित्र भी हो सकता था जिसको छाप देते थे गीली मिट्टी के ऊपर, या फिर मोहरों के ऊपर जिस व्यक्ति ने बनाया उस मालिक का नाम, उसके इष्ट देवता का नाम, या फिर उसका पद, इस प्रकार से करते थे। और सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते थे कि मिट्टी, जो कपड़े की गठरी होती थी, पोटली, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी डालकर उस मोहर को क्या कर देते थे, गोल घुमा देते थे, जिस मोहर के ऊपर नाम, चित्र या पद या उपाधि आ जाती थी, जिससे उसकी सुरक्षा का पता लग जाता था कि ये अब सुरक्षित है, अगले व्यक्ति के पास जाएगी तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको वो क्या कर सकता था, देख सकता था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए बेटा। नो नो सर। सर। कोई समस्या नहीं है ना? नो समझ में आ सर। रहा है? यस सर। नोट्स लिखते हैं, यस सर। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना उसको लिखते जाइए, या फिर आपकी जो बुक है उसको अपने पास रखिए। आप जो चीज बताई गई है उसको क्या कीजिए, आप पेन से अंडरलाइन कर लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। लीव हो जाओ, मीटिंग से लीव हो जाओ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।